हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बता देंगे कि हाँ जी मैम विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। एक्साइटेड एवरीवन? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज सैंक्टिफाइड। जब भी सैंक्टिफाइड वर्ड आता है मुझे गाना याद आता है, तेरे संग यारा। जब भी आप गाने सुनते हो आप शांत हो जाते हो, तो सैंक्टिफाइड आपको आप ऐसे याद कर सकते हो। सैंक्टिफाइड मीन्स शांति। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये वर्ड आपका नाउन है। द एबिलिटी टू रिमेन काम, आप एकदम शांत हो, कॉन्फिडेंट हो, कंपोज्ड हो, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में आप एकदम शांत हो। कामनेस। पॉइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पॉइज है आपके अंदर, मतलब एकदम शांति है, कंपोजर है। और क्या बोल सकते हैं शांति के लिए वर्ड? इक्वानिमिटी है। इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो एकदम क्या है, आपका माइंड एकदम बैलेंस है, आपके अंदर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। शांति को क्या बोल सकते हैं? सेरेनिटी। शांति को और क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलिटी। वेरी नाइस। मीन्स आप एकदम बैलेंस होके चल रहे हो। अगर मैं कुछ इडियम्स की बात करूं, अगर आपने एकदम दिमाग शांत रख रखा है, दैट मीन्स कीप योर कूल। कीप योर कूल का मतलब क्या है? आप एकदम क्या हो? आप एकदम रिलैक्स्ड। और क्या बोलते हैं? कूल एज अ क्यूकम्बर। कूल एज अ क्यूकम्बर का मतलब भी क्या है? आप एकदम रिलैक्स्ड हो, एकदम शांत हो। उतने ही शांत हो जितना कि क्यूकम्बर शांत रहे। अच्छा, एक बड़ा प्यारा ईडियम होता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, थोड़ा सा से डिफरेंट है बट इसको नोट डाउन जरूर करना। एंड दैट इज कीप अ स्टिफ अपर लिप। कीप अ स्टिफ अपर लिप का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर भी आप अपने आप का कंट्रोल नहीं खो रहे हो, आप तब भी ब्रेव हो। मतलब यू आर ब्रेव, यू आर स्ट्रांग इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी बहुत स्ट्रांग हो, उसको बोलते हैं कीप अ स्टिफ अपर लिप। मीन्स यू आर वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। अच्छा, लिप वाले इडियम्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो एक बार मुझे कितने आप 5 इडियम्स बता दो कि लिप वाले जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। एक तो होता है जिप योर लिप। जिप योर लिप क्या होता है? चुप हो जाओ प्लीज ना, शट अप। अब कोई इंसान फिर चुप हो गया तो उसके बाद बोलते हैं कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग का मतलब क्या होता है? चुप क्यों हो गए हो? तुम्हारी जवान को बिल्ली ले गई है क्या? मीन्स यू आर आस्किंग समवन, आस्किंग व्हाई आर यू साइलेंट। तुम क्यों साइलेंट हो? मीन्स कैट गॉट योर टंग। फिर होता है पे लिप सर्विस। बहुत बार आया है, कितनी बार एग्जाम में, इस पर जितने स्टार मार्क करने कर लेना। पे लिप सर्विस का मतलब क्या है कि आपने मुंह से बोल तो दिया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। मीन्स आपका सपोर्ट कैसा है? इनसिंसियर है, सिर्फ बोलने बोलने का है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। आप मतलब क्या कर रहे हो? प्रिटेंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक्चुअल में कोई भी एक्शन नहीं ले, नो एक्शन। बाइट योर लिप। बाइट योर लिप मीन्स अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, मीन्स कंट्रोल योर इमोशन। फिर आता है लूज लिप्स सिंक शिप्स। लूज लिप सिंक शिप्स का मतलब क्या है? जो लोग बिना समझे बोलते हैं वो लोग क्या कर देते हैं? वो लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मीन्स पीपल हु केयरलेसली टॉक, वो लोग जो केयरलेसली बातें करते हैं, दे क्रिएट ट्रबल्स। वो क्या क्रिएट करते हैं? बाकी लोगों के लिए मुश्किलें क्रिएट करते हैं, ट्रबल्स क्रिएट करते हैं। तो लूज लिप्स सिंक शिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सबका मतलब क्या है? सब लिप से रिलेटेड है, सबका मीनिंग अलग अलग है। चलो, हमने लिप और एक कैट गॉट योर टंग, इसमें से दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। चलिए वापस आ जाते हैं। एंटोनिम्स, आप एकदम पैनिक में आ गए, डर गए, एंजाइटी हो गई, आपको नर्वसनेस हो गई, तो इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी उसने सिचुएशन को बहुत ही बढ़िया, रिमार्केबल मीन्स वंडरफुल,
बहुत ही बढ़िया शांति के साथ हैंडल किया। सैंक्फ्रॉइड मीन्स कामनेस के साथ उसने हैंडल किया। इतनी प्रॉब्लम हो गई फिर भी उसके चेहरे पे एक शिकन नहीं दिखी। अगला वर्ड है मोरीबंड। देखो एक रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड क्या होता है? मोर। मोर रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डेथ। जब भी मोर रूट वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है कि क्या है? डेथ है। चलो कुछ मुझे मोर रूट वर्ड के से वर्ड्स ही बता दो जो बने हुए हैं। पहला वर्ड बनता है मॉर्टल। इंसान क्या है? इंसान मॉर्टल है। ह्यूमन इज मॉर्टल। मॉर्टल शब्द का मतलब क्या होता है? नश्वर, मीन्स डेस्टिन्ड टू डाई, मरेगा ही मरेगा। तो इमॉर्टल का मीनिंग क्या हो गया? नहीं मरेगा, मीन्स विल नेवर डाई। अच्छा अभी हमने कल परसों वर्ड पढ़ा था ना, मॉर्ग, और दूसरा वर्ड क्या था? मॉर्टोरी। इनका मतलब क्या होता है? शवगृह, जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। तो डेथ से रिलेटेड था ना ये वर्ड मॉर, क्योंकि अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। फिर मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू डेथ। कोई चीज जो डेथ से रिलेटेड है उसको आप क्या बोलते हो? मॉर्बिड। फिर एक आता है कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? एक साथ बहुत सारी बीमारियां हैं, मीन्स मोर देन वन डिसीजेज एट सेम टाइम। मोर देन वन डिसीज एट सेम टाइम, उसको क्या बोलते हैं? कोमॉर्बिडिटी। फिर मोरीबंड तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं वर्ड। अच्छा एक वर्ड होता है मॉर्टिफाई करना। अगर आप किसी इंसान को मॉर्टिफाई कर रहे हो मतलब उसको बहुत शर्मिंदा कर रहे हो, उसको बहुत एम्बैरेस कर रहे हो सबके सामने, उसको बहुत ह्यूमिलिएट कर रहे हो सबके सामने, मतलब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? मॉर्टिफाई। सारे वर्ड्स मॉर के थे और ये मोरीबंड भी। तो मोरीबंड मीन्स जो बहुत ही डेथ के नजदीक। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। स्ट्रेंथ जा रही है, तीसरे से गिर, बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रहा है, एक्टिव नहीं है, मतलब एकदम डेथ के क्या है? एकदम डेथ के नजदीक है। डाइंग, डिक्लाइनिंग, वीक, कमजोर पे कमजोर होता जा रहा है। एंटोनिम्स थ्राइव कर रहा है। थ्राइव मीन्स फ्लरिश कर रहा है, प्रॉस्पर कर रहा है। प्रॉस्पर इज व्हाट? ग्रो कर रहा है, बहुत ही हेल्दी है। हेल्दी इज व्हाट? रोबस्ट है। तो कंपनी एकदम मर सी रही थी, कंपनी एकदम तबाह सी हो रही थी। इससे पहले फिर नया मैनेजमेंट आया और उसने उस कंपनी में क्या दी? जान दे दी, रिवाइव कर दिया उस कंपनी। रिवाइव करने का मतलब क्या होता है? जान दे दी। अगले वर्ड पे आते हैं एम्बिगुअस। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसमें भी एक रूट वर्ड है एम्बी। एम्बी शब्द का मीनिंग क्या होता है? एम्बी शब्द का मीनिंग होता है बोथ, दोनों। तो कोई भी चीज अगर एम्बिगुअस है इसका मतलब क्या होता है? उसके एक से ज्यादा मतलब है। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। क्लियर नहीं है। मैंने बोला मुझे सोना चाहिए, क्लियर नहीं है। मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ कि मुझे गोल्ड चाहिए या मुझे नींद आ रही है। तो मेरा स्टेटमेंट कैसा है? मेरा स्टेटमेंट एम्बिगुअस है, अनक्लियर है, वेग है, अनक्लियर है, डाउटफुल है। अच्छा बहुत दिन से ना हमने कंफ्यूजिंग के सिनोनिम्स नहीं करे। मुझे कंफ्यूजिंग के कितने सिनोनिम्स बताओगे? चलो आज कोशिश करते हैं, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मुझे कंफ्यूजिंग शब्द के ना 60 सिनोनिम्स बता दो। चलो कोई चीज कंफ्यूजिंग है तो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेट है, एजोटेरिक है, रिकंडाइट है, एब्स्ट्रूज है, नॉटी है, बाइजेंटाइन है, ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर मीन्स क्लियर नहीं है। लेबिरिंथीन है। हाँ, आप लोगों के कमेंट्स भी देखूंगी मैं। कीप टेलिंग मी। 60 करने, कम से कम 60 करने हैं। पजलिंग है, कंफाउंडिंग है, एस्टोनिशिंग, चौंका देने वाली है, मतलब आप कंफ्यूज तो हुए ही हो। परप्लेक्सिंग है, एस्टाउंडिंग है, मडलिंग है, गॉबस्मैकिंग है, बीफडलिंग है,
फ्लमॉक्सिंग है, बिविल्डरिंग है, फ्लैबरगैस्टिंग है, कॉन्वोल्यूटेड है, वेरी गुड, टैंगल्ड है, टैंगल्ड भी बोलते हैं, एंटैंगल्ड भी बोलते हैं, उलझी हुई है। कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 तो 25 वर्ड्स हो गए। चलो और वर्ड्स। आर्केन नहीं लिखा हमने, आर्केन तो लिखा होगा। आर्केन रह क्या रहे, आर्केन है, वेरी गुड, नेब्यूलस है। चलो अब कोई चीज मान लो क्लियर नहीं है तो वो भी कंफ्यूजिंग ही है, क्लियर नहीं है तो वेग है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है, ओपेक है, मडी है, क्लाउडी है, फ्रॉस्टी है, मिस्टी है, ब्लरी है, फजी है, फॉगी है, अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है खुद ब खुद समझ जाओ, हम तो नहीं कहेंगे क्लियरली। इम्प्लिसिट, टैसिट और इम्प्लाइड, इन तीनों का मतलब होता है खुद ब खुद आपको समझना पड़ेगा, हम तो क्लियरली नहीं बोलेंगे। ऑफस्केटेड है, ऑफस्केटेड नहीं लिखा था हमने, नहीं लिखा था, ऑफस्केटेड है, क्रिप्टिक है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, वेरी गुड, मतलब नहीं समझ में आ रही भाई। पजलिंग, पजलिंग नहीं लिखा हमने, लिखा था बेटा पजलिंग। मेज लाइक है, मेज लाइक मीन्स भूल भुलैया जैसी है, नहीं समझ में आ रही। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? चलो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 21 वर्ड्स हो गए। चलो अच्छा, कोई चीज छुपी हुई है तब भी वो क्लियर नहीं है, तो छुपी हुई है तब भी क्लियर नहीं है, तो छुपी हुई को क्या बोलते हैं? कोवर्ट है। ये छुपी हुई वाले वर्ड्स हैं इस तरफ जो हम लिख रहे हैं ना। हिडन है, लेटेंट है, मतलब उसके अंदर छुपी हुई एनर्जी है। घूंघट में है, वेल्ड है, श्राउडेड है, मास्क्ड है, क्लोक्ड है। 2 3 4 25 ये हो गए, 50 हो गए, 53, 7 more words to go। किसी और का भेष धारण कर लिया, अपने आप को इन्वायरमेंट जैसा बना लिया है कि आप उसको पहचान ना पाओ, तो उसको बोलते हैं कैमाउफ्लेज्ड है। कैमाउफ्लेज का मतलब क्या होता है? जैसे पुलिस की ड्रेस ब्राउन होती है क्योंकि ग्राउंड में वो मिल जाए, आर्मी की कहीं कहीं ड्रेस जहाँ पे वो फॉरेस्ट में होती है तो फॉरेस्ट में ग्रीन कलर की होती है कि वो दिखे ना। तो कैमाउफ्लेज का मतलब क्या होता है? अपने आप को इन्वायरमेंट जैसा बना लेना कि आप दिखो ना। कंसील्ड, छुपा देना। डिस्गाइज, किसी और का भेष धारण कर लेना। छुप के अटैक करने वाला कोई इंसान है, स्नीकी है, स्टेल्दी है, ट्रेचरस है। ये इंसान क्या करते हैं? छुप के अटैक करते हैं। चुपके से कोई काम हो रहा है, क्लैंडस्टाइन वे में हो रहा है। छुप के काम हो रहा है, सरप्टिशियस वे में काम हो रहा है। छुप छुप के काम हो रहा है, फर्टिव है, छुप के अटैक कर रहा है, वेरी गुड। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? छुप के अटैक करने वाला। मैं मिस्टीरियस वर्ड भी लिख सकते थे, हम मिस्टीरियस है मतलब आपको क्लियर नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है भाई, मिस्टीरियस है चीजें। कोई दिक्कत? हो गए 60 से तो ज्यादा हो गए। चलो अब मुझे इसके कुछ इडियम्स भी बता दो। चलो इसी बात पे, कोई चीज अगर बहुत कंफ्यूजिंग है तो उसको क्या बोलते हैं? गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट का मतलब क्या होता है? बहुत ही डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है। ऑल ग्रीक टू मी, मेरे लिए सब फारसी है। ऑल ग्रीक टू मी मीन्स
आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इन ग्रे है, कोई चीज़ अगर ग्रे में होती है मतलब अनक्लियर होती है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती। हरक्यूलियन टास्क है, हरक्यूलियन टास्क और अ टफ नट टू क्रैक। इन दोनों का मतलब क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है भाई, मुझसे नहीं हो रहा। मैं एट सी हूँ, एट सिक्सेस एंड सेवन्स हूँ, मतलब आई एम वेरी कंफ्यूज, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं एनिग्मेटिक रह गया था, हाँ सही बात है, एनिग्मेटिक वर्ड रह गया था। एनिग्मेटिक वॉज ऑल्सो व्हाट, कि वो चीज़ कैसी है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मेरे सर के ऊपर आर्डुअस भी नहीं लिखा था क्या हमने? आर्डुअस भी रह गया था, राइट। नहीं, आर्डुअस का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ऐसी चीज़ जिसमें बहुत एफर्ट लगता है उसको आर्डुअस बोलते हैं। तो एग्जैक्ट नियर में लिख सकते हैं, बट आर्डुअस डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हाँ, हरक्यूलियन टास्क तो बोल सकते हैं। तो एट से ओवर द हेड जा रही है मेरे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मीन्स आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो ये सारे के सारे वर्ड्स थे डिफिकल्ट के, क्लियर ना होने के, छुपी हुई होने के, डिफिकल्ट होने के। एंटोनिम्स एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, एकदम डेफिनेट है, एकदम ऑब्वियस है। क्लियर के कुछ वर्ड्स बता दो। एकदम ल्यूसिड है भाई, एकदम पेल्यूसिड है, एकदम लिम्पिड है, एकदम क्लियर है। क्लियर है तो कॉन्स्पिक्वस है, एकदम पर्सपिक्वस है, मतलब वो चीज़ क्या है, एकदम क्लियर है। तो उसका अनक्लियर रिप्लाई आया, इसकी वजह से हर कोई मीटिंग में क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। उसका रिप्लाई ही ऐसा था, किसी को कुछ समझ नहीं आया। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रेडिट। डिस्क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आप किसी की रेपुटेशन खराब कर रहे हो, आप किसी की इमेज खराब कर रहे हो लोगों के सामने। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, किसी की अच्छी रेपुटेशन है उसको क्या कर रहे हो, खराब करने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान को डिफेम कर रहे हो, डिसग्रेस कर रहे हो, डिसऑनर कर रहे हो। एक बहुत दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स बहुत बड़े एग्जाम में आते हैं, उस इंसान को आप स्लैंडर कर रहे हो, उस इंसान को क्या कर रहे हो, लिबल कर रहे हो। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप उस इंसान की इमेज खराब कर रहे हो। इमेज खराब कर रहे हो मतलब उसकी इमेज को क्या कर रहे हो, टार्निश कर रहे हो, उसकी इमेज को ब्लेमिश कर रहे हो, उसकी इमेज को स्मीयर कर रहे हो, मतलब इमेज खराब कर रहे हो, उसको विलीफाई कर रहे हो, इमेज खराब कर रहे हो। एंटोनिम्स तारीफ कर रहे हो, उसको कमेंड कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट इज वेनरेट कर रहे हो आप उस इंसान को, रिवियर कर रहे हो, उस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो झूठे इल्जाम जो लगाए गए थे उनको इस्तेमाल किया गया उस ऑनेस्ट ऑफिसर की इमेज को खराब करने। एक्यूजेशंस मींस इल्जाम, तो झूठे इल्जाम लगाए गए उस ऑफिसर की इमेज को खराब करने के। अगला वर्ड है एमोरस। एमोरस बड़ा प्यारा वर्ड है, इससे मुझे हमेशा एक गाना याद आता है, टीएमओ टीटीएमओ तो छाँव है, ऐसे कुछ था। तो एमी, एमी वर्ड के दो मतलब होते हैं, एक होता है फ्रेंड और एक होता है प्यार। तो एमोरस मीन्स बहुत प्यार करने वाला। तो जो आपको लव रोमांस की बहुत प्यार की फीलिंग्स दिखाए, तो जो रोमांटिक हस्बैंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एमोरस हस्बैंड्स। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, एडजेक्टिव मीन्स रोमांटिक, लविंग, अफेक्शनेट, जो आपसे क्या करे, जो आपसे बहुत प्यार करे। डोटिंग वर्ड भी यूज करते हैं, जो आपसे क्या करे, बहुत प्यार करे। एंटोनिम्स अनलविंग है, इनडिफरेंट है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोल्ड पड़ा है, कोई फर्क ही नहीं है, डिटैच्ड है, कोई फर्क ही नहीं है। तो उसने एक बहुत ही प्यार भरा पत्र लिखा अपने बिलवेड के लिए, अपने प्रिय के लिए उसने एक बहुत ही क्या लिखा, प्यार भरा पत्र लिखा। तो अमोरस मीन्स बहुत ही प्यार। इनफैक्ट जो एग्जैक्ट वर्ड होता है लव के लिए, रूट वर्ड, वो अमोर होता है। अमोर मीन्स प्यार, लव। अच्छा, एक तो हो गया प्यार करने वाला हस्बैंड, इसको रोमांटिक बोल सकते हैं, लविंग बोल सकते हैं, अफेक्शनेट बोल सकते हैं। एक होता है, इसको हिंदी वर्ड एग्जैक्ट होता है इसका, जोरू का गुलाम। तो जोरू के गुलाम को क्या बोलते हो,
जोरू के गुलाम के लिए जो वर्ड होता है दैट इज हैंडपेक्ड। तो हैंडपेक्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ की सारी बातें मानता है, उसको बोलते हैं हैंडपेक्ड। तो हैंडपेक्ड का मतलब क्या है? वो हस्बैंड क्या होता है? डोमिनेटेड होता है। वो हस्बैंड क्या होता है? अंडर द थंब होता है ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के कंट्रोल में होता है। तो हैंडपेक्ड इज डिफरेंट। हैंडपेक्ड हो गया बहुत ही डोमिनेटेड, और डोटिंग, अमोरस क्या हो गया? बहुत ही रोमांटिक। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और वर्ड होता है, चलो बात हस्बैंड्स की कर रहे हैं तो एक और वर्ड होता है दैट इज युक्सोरियस। युक्सोरियस में दोनों चीजें आ जाती हैं। युक्सोरियस में वो बहुत रोमांटिक भी हो जाता है और वो कंट्रोल्ड भी होता है। बहुत मतलब बहुत सारी बातें मान, कंट्रोल नहीं बोलेंगे, सारी बातें मानने वाला भी होता है, तो सबमिसिव भी होता है। तो एक हो गया कंट्रोल्ड, एक हो गया रोमांटिक। जब इन दोनों को मिला दिया तो उसको क्या बोला? युक्सोरियस। इसमें भी एक रूट वर्ड है युक्सो। युक्सो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वाइफ। तो यूजोरियस हस्बैंड मीन्स जो अपनी वाइफ से क्या करे? बहुत ही ज्यादा प्यार करे। एक और वर्ड आता है युक्सो से बहुत बार एग्जाम में, युक्सोरी साइड। युक्सोरी साइड का मतलब क्या होता है? साइड का मतलब होता है, साइड भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी को मारना। तो युक्सोरी साइड का मतलब क्या हो गया? किलिंग ऑफ वंस वाइफ। किसी ने अपनी वाइफ को मार दिया तो उसने क्या कमिट किया है? उसने युक्सोरी साइड कमिट। अलग अलग वर्ड्स। हाँ, आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? चलो, अगला वर्ड है प्रोफ्यूजन। इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। प्रोफ्यूज मीन्स बहुत सारा, तो प्रोफ्यूजन का मीनिंग भी वही है, बहुत सारा, बट इसका नाउन फॉर्म। अबंडेंस है, बहुत ज्यादा है। प्लिथोरा है, बहुत ज्यादा है। मिरियाड है, भर भर के है। मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स है। मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? वो चीज बहुत ज्यादा है। एंटोनिम स्कैरसिटी है, कमी है। कमी का एक और वर्ड क्या था? पॉसिटी है, कमी है। डेफिशिएंसी है, डर्थ है, कमी है। लैक है, कमी है। तो जो बोटानिकल गार्डन था, जो फ्लावर्स और प्लांट्स वगैरह का गार्डन था, उसमें बहुत सारे एग्जॉटिक, एग्जॉटिक मीन्स बाहर के, फॉरेन। प्रियंका चोपड़ा का गाना याद आता है, आई एम फीलिंग सो एग्जॉटिक, मीन्स बाहर का फील। तो बाहर के फ्लावर्स थे, अलग अलग कॉन्टिनेंट से आए हुए थे। अच्छा, बहुत ज्यादा का एक और वर्ड होता है बाउंटी। बाउंटी इज ऑल्सो व्हाट? कि वो चीज बहुत ज्यादा है। कोपियसनेस, राइट। कोपियसनेस मीन्स वो चीज क्या है? बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, भर भर के है। नेक्स्ट वर्ड इज फीस्टी। फीस्टी मीन्स जिसके अंदर क्या हो? बहुत जान हो, जिसके अंदर क्या हो? बहुत एनर्जी हो। ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? फीस्टी बोला जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है भाई। लाइवली, फुल ऑफ लाइफ। करेजियस, डिटरमिन्ड, जो सोच लिया वो सोच लिया। स्पिरिटेड, स्पिरिटेड का बड़ा प्यारा वर्ड होता है एनिमेटेड, जो सोच लिया वो सोच लिया। इसका एक और सिनोनिम होता है कॉम्बैटिव। लड़ने वाले लोगों को भी फीस्टी बोलते हैं। तो इसके दोनों मतलब होते हैं, लड़ने वाला भी और एनर्जेटिक भी। टेनेशियस, डिटरमिन्ड, जो सोच लिया वो सोच लिया। टिमिड है भाई, डरपोक है। डरपोक का वर्ड क्या होता है? कावर्डली। डरपोक इज व्हाट? मीक, येलो बेलीड। डरपोक को और क्या बोलते हैं? पुसिलैनिमस। डरपोक सबमिसिव, जो क्या करे? झुक जाए। टिमिड लिखा हुआ है, टिमुरस भी होता है डरपोक। तो जो फीस्टी लॉयर था, फीस्टी मीन्स जो एकदम लड़ाक, लड़ने वाला भी हो सकता है और एनर्जेटिक भी हो सकता है, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। तो ये जो लड़ने वाला लॉयर था, इसने फियरलेसली करप्ट ऑफिशियल्स को चैलेंज किया कोर्ट रूम के दौरान। तो इसने क्या किया? चैलेंज कर दिया कि आ जाओ मेरे सामने। नेक्स्ट वर्ड इज इनफेमी। इनफेमी क्या है? नाउन है। इनफेमी मीन्स आप गलत चीजों के लिए फेमस हो। आप फेमस तो हो लेकिन गलत चीजों के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम बोलते हैं इनफेमी। नोटोरिटी, गलत चीजों के लिए फेमस हो। डिसग्रेस, डिसऑनर, फेमस तो हो बट गलत चीजों के लिए। इसका एक और सिनोनिम होता है इग्नोमिनी, बहुत बार एग्जाम में आता है, डबल स्टार करके लिखेगा। इग्नोमिनी इज ऑल्सो व्हाट? कि आप गलत चीजों के लिए फेमस हो। एंटोनिम्स, अच्छी चीजों के लिए फेमस हो, ऑनर,
रिनोन, फेमस हो पर अच्छी चीज़ों के लिए। तो डिक्टेटर को दुनिया भर में वो फेमस हो गया गलत चीज़ों के लिए, उसने बहुत ही घिनौने, हीनस मींस सॉर्डिड, बहुत ही घिनौने क्राइम्स करे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। डिक्टेटर कौन होता है? जो इंसान अपने हिसाब से रूल करता है। क्या बोलते हैं? डिस्पोटिक। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नाउन तो डिस्पॉट लिख सकते हैं, स्पॉट, ऑटोक्रेट, जो अपने हिसाब से रूल करे। अगले वर्ड पे जाते हैं, प्लंजिंग। प्लंजिंग मीन्स नीचे से, ना अदानी जी के शेयर्स क्या किए थे, एक न्यूज आई थी, उसके बाद अदानी जी के शेयर्स नीचे तेजी से गिर गए थे, प्लंज कर गए थे। तो प्लंज मीन्स जो बहुत तेजी से गिरे, फॉलिंग सडनली, प्लमिट कर जाए, डिक्लाइन कर जाए, डिटेरियोरेट कर जाए, बहुत तेजी से नीचे गिर जाए। एंटोनिम्स, तेजी से बढ़ जाए, सर्च कर गया, एस्केलेट कर गया, फ्लरिश कर गया, तेजी से बढ़ गया। तो इन्वेस्टर्स को डर लग गया, अप्रीहेंसिव मीन्स डर लग गया। कब डर लग गया? जब तेजी से स्टॉक मार्केट गिर रही थी और इससे बिलियंस ऑफ पैसा खत्म हो गया उनका। तो इन्वेस्टर्स को डर लगा जब इतनी तेजी से स्टॉक मार्केट क्या होने लग गई, नीचे गिरने लग गई। चलो, बहुत दिन से हमने इंक्रीज के सिनोनिम्स नहीं करे, कितने बताओगे मुझे इंक्रीज के सिनोनिम्स? 30 बता दो। चलो, कोई चीज अगर इंक्रीज कर रही है तो सर्ज कर रही है, सोर कर रही है, स्पाइरल कर रही है, स्नोबॉल कर रही है। स्पर करना भी मतलब एक तरीके से एनकरेज करना, बढ़ावा देना होता है। एम्पलीफाई कर दिया है आपने उसको, ऑगमेंट कर दिया है, उस चीज में स्पाइक आ गया है, हाइक आ गया है, एस्केलेट कर गई है वो चीज, रैंप अप कर दिया है आपने उस चीज को, इन्फ्लेट कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है मीन्स बढ़ा दिया है, एनलार्ज कर दिया है, बढ़ा दिया है, हाँ एक्सेलरेट कर दिया है, वेरी गुड, उस चीज को बढ़ा दिया है, वो चीज राइज कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 16 ही हुए हैं, हाँ, और हाँ, बूम कर गई है, ब्लूम कर गई है, बर्जियन कर रही है, बलून कर गई है, बोल्स्टर कर गई है, तो भी स्ट्रांग हो गई है, मतलब और बढ़ गई है, बोल्स्टर कर गई है, बूस्ट कर गई है, प्रोलिफरेट कर गई है, प्रोलिफरेट इज बहुत तेजी से वो चीज क्या हो गई है, बढ़ गई है। थ्राइव कर गई है, थ्राइव इज ग्रो कर गई है, ग्रो कर गई है, फ्लरिश कर गई है, प्रॉस्पर कर गई है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? ग्रो कर गई है, राइज कर गई है आपने उस, अच्छा राइज तो लिख दिया, तो रेस कर दिया है आपने उस चीज को, बढ़ा दिया है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन मोर, एमर्ज कर गई है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज़ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, इन्हांस कर दिया आपने उसको, और अच्छा कर दिया है, बढ़ा दिया है उसको। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स, की वो चीज़ बढ़ गई है। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज रिविटिंग। रिविटिंग मीन्स कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर। हाँ, जब इसको याद कैसे रखोगे? जब भी आप रिवर को देखते हो, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो रिविटिंग का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव है वो चीज़। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैप्टिवेटिंग है, अट्रैक्टिव है, कंपेलिंग है, एनग्रोसिंग है, फैसिनेटिंग है। चलो, अट्रैक्टिव के मुझे 10 सिनोनिम्स बता दो। कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव होती है तो बीविचिंग होती है, एंथ्रॉलिंग होती है, एंटाइसिंग होती है, स्पेल बाइंडिंग होती है, मेस्मराइजिंग, अट्रैक्टिव भी लिख सकते हैं, कंपेलिंग, रिविटिंग वर्ड तो लिखा ही था। आपको वो चीज अपनी तरफ क्या कर रही है? आपको वो चीज अपनी तरफ खींच रही है। एंथ्रॉलिंग भी लिख लिया, एंटाइसिंग, एनचैंटिंग, राइट। बहुत प्यारी है, अडोरेबल कह सकते हैं, प्रिटी कह सकते हैं, फैसिनेटिंग कह सकते हैं, चार्मिंग। चार्मिंग भी चीज क्या है? बहुत अच्छी, आपको अपनी तरफ खींच रही है। एनग्रॉसिंग, आप डूब गए हो उसमें। ग्रिपिंग,
आपको अपनी तरफ क्या कर रही है, खींचे पे खींचे जा रही है, स्किन टिलेटिंग, आपको अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचे, इंट्रिग्विंग, आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, कैरिज्मेटिक, वेरी गुड। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 मोर, आई कैचिंग, वेरी गुड। बहुत सुंदर है, कमली, हाँ, कमली इस वर्ड बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल चीज भी क्या करती है, आपका ध्यान अपनी तरफ है। तो इन सारे शब्दों का मतलब है कि वो अपीलिंग, अपीलिंग रह गया मैम, वेरी गुड, आपकी आंखों को बहुत अच्छी लग रही है। अल्योरिंग रह गया मैम, अल्योरिंग, ल्योरिंग, आपको अपनी तरफ खींच रही है। कैप्टिवेटिंग भी रह गया क्या, हाँ, कैप्टिवेटिंग, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। विंसम भी रह गया मैम, वेरी गुड, विंसम, ज्यादा ही करवा देते हो आप हमेशा। एंटोनिम्स, टीडियस है यार, बहुत बोरिंग है, मोनोटोनस है, बहुत बोरिंग है, अनइंस्पायरिंग है, कुछ मजा सा नहीं आ रहा, बहुत ही बोरिंग है, मंडेन टास्क है, बहुत ही बोरिंग काम है। तो जर्नलिस्ट ने एक बहुत ही अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्री डिलीवर करी, इसको लेके कि रेफ्यूजीज ने कितना स्ट्रगल किया वॉर टाइम के दौरान, तो वॉर के दौरान उन्होंने कितना स्ट्रगल किया उसको लेके जर्नलिस्ट ने बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री दी। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? चलिए स्टोरी पे आते हैं। द काम लीडर इन अ फॉलिंग एम्पायर, तो जो एम्पायर जो गिरता जा रहा है उसमें हम शांत लीडर की बात करने जा रहे हैं। आज की कहानी है देवांश की। देवांश जो है टूटे हुए गेट्स के बाहर खड़ा हुआ था, शैटर्ड मीन्स ब्रोकन। अपनी फैमिली का एक बार उसका एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस हुआ करता था, वो उसका बिजनेस खत्म हो गया था और उसके अंदर क्या था, रेयर सैंकफर्ड, सैंकफर्ड में शांति बिल्कुल नहीं थी। हालांकि जो कंपनी है वो बिल्कुल मोरीबंद हो चुकी थी, बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, डाइंग, मोरीबंद मीन्स डाइंग। उसके वर्कर्स बहुत परेशान थे, उसका फ्यूचर क्या था, एम्बिगुअस था, मतलब अनक्लियर था। अच्छा, रेयर सैंकफर्ड का मतलब क्या है, ऐसी शांति जो कम देखने को मिलती है, मतलब वो एकदम शांत था, देवांश एकदम शांत था। हालांकि कंपनी खत्म हो गई थी, वर्कर्स परेशान थे, फ्यूचर क्लियर नहीं था, न्यूज़पेपर ने डिस्क्रेडिट करना स्टार्ट कर दिया था, डिफेम करना स्टार्ट कर दिया था उसकी एबिलिटी को लीड करने की। एक बार बहुत ही एमोरस, एमोरस मीन्स लविंग, वो अपने पापा के तारीफ की, उसके जो पापा का एम्पायर था उसकी बहुत तारीफ होती थी, लोग बहुत प्यार करते थे, क्लाइंट्स उनकी ऑनेस्टी की तारीफ करते थे, एम्प्लॉयज उसको अपना घर समझते थे। लेकिन अब क्या था, सिर्फ प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन मीन्स बहुत ह्यूज अमाउंट में, क्या बोल सकते हैं, प्लिथोरा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा क्या था, र्यूमर्स, अफवाहें थी, बिल्स पेड नहीं थे, वादे तोड़े गए थे और पब्लिक डाउट था। प्रॉफिट क्या होने लग गए, प्लंज करने लग गए, प्लंज मीन्स कम होने लग गए, डिक्रीज करने लग गए। जो राइवल्स थे, जो दुश्मन थे, वो कंपनी को किसमें पुश करने लग गए, इनफेमी में। इनफेमी मीन्स गलत चीज के लिए कंपनी फेमस हो जाए। देवांश ने जिम्मेदारी से भागने से मना कर दिया। उसकी जो फीस्टी, फीस्टी मीन्स डिटरमिन्ड, करेजियस, उसकी जो डिटर्मिनेशन था, इसकी वजह से वो उस तूफान में स्ट्रांग खड़ा रहा। और जब हर मीटिंग एक ट्रायल लग रही थी, एक प्रॉब्लम लग रही थी, एक पेन लग रही थी, तब भी वो खड़ा रहा और हर साइलेंस उसको अपने ऊपर एक इंजाम लग रहा था। एक इवनिंग उसने अपने सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया पुरानी फैक्ट्री हॉल में और एक बहुत ही रिवेटिंग, रिवेटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, बहुत ही बढ़िया स्पीच दी। सच्चाई छुपाने के लिए नहीं, उसको करेज के साथ फेस करने के लिए। उसने बोला कि गिरता हुआ एम्पायर भी बढ़ सकता है अगर लोग ऑनेस्टी को चूज करें डर के आगे, डिसिप्लिन को चूज करें एक्सक्यूजेस के आगे, और यूनिटी को चूज करें ब्लेम के आगे। उस दिन से देवांश ने बहुत मेहनत करी, पुरानी गलतियों को ठीक किया, हर क्रेडिटर से मिला, क्रेडिटर मीन्स जिससे लोन लिया था, बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत डाउन टू अर्थ होके उसने विश्वास लोगों का रिस्टोर किया। और ये प्रूफ किया कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जब तारीफ हो तब आप बहुत अच्छे हो, नहीं, आप शांत रहो जब भी, जब दुनिया आपको उम्मीद करे कि आप गिर जाओगे। महीनों बाद कंपनी में धीरे धीरे करके जान आने लग गई, लोगों ने रियलाइज किया कि देवांश ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बचाया है, उसने अपना रिस्पेक्ट बचाया है, उसकी वैल्यूज बचाई हैं और ये बिलीफ बचाया है कि एक टूटा हुआ एम्पायर भी बढ़ सकता है जब आप सरेंडर करने से मना कर दो। तो
मॉरल क्या है कि प्रॉब्लम के टाइम पे ही टेस्ट होता है। जो लोग शांत रहते हैं प्रॉब्लम के टाइम पे भी, ऑनेस्ट रहते हैं, करेजियस रहते हैं, जो चीज पूरी तरीके से खो देते हैं ना उसको भी दोबारा बना सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस किस चीज की? इंपॉर्टेंस है हार ना मानने की। नेवर गिव अप इन लाइफ। कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कभी भी गिव अप मत करना। अगर इस एटीट्यूड के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हुए चलोगे तो सक्सेस एक के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। एंड आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू गिव अप। कभी गिव अप मत करना लाइफ। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। स्टोइक वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोइक कौन होता है? जो दर्दों को झेलता है बिना कोई कंप्लेन के। तो स्टोइक मीन्स कितना भी दर्द हो आप उसको अपने चेहरे पे नहीं आने देते, आप उस दर्द को झेलते चले जाते हो, कभी कंप्लेन नहीं करते, ऐसे इंसान को बोलते हैं स्टोइक। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब होता है बोथ, डेक्स्ट्रस का मतलब वैसे होता है स्किल। तो एम्बी डेक्स्ट्रस में जो दोनों हाथों को सेम स्किल के साथ यूज कर सकता है। तो एक मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें एक कैरेक्टर था वायरस जी का जो कि शायद प्रोफेसर थे। तो वो एम्बी डेक्स्ट्रस थे, वो दोनों हाथों से एक साथ लिखते थे। एवियरी बहुत बार एग्जाम में है, जहां चिड़ियाओं को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी। इनकॉरेजिबल, जिसको ठीक नहीं कर सकते। तो कोई चीज इनकॉरेजिबल है मतलब वो ठीक हो ही नहीं सकती। करेक्ट, कॉरेजिबल, करेक्ट, इन मीन्स नॉट, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। पॉइंट आउट करना, इंडिकेट करना, तुम उसको क्यों पॉइंट आउट कर रहे थे, तुम उसको क्यों इंडिकेट कर रहे थे, उसके ऊपर क्यों मार्क लगा रहे थे। आप किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हो मतलब उसको लोगों की नजरों में लाते हो। पुल डाउन करना, पुल डाउन का मतलब एक तो होता है कि वो कितना पैसा कमा रहे हो, तो वो इतना पैसा कमा रहा है, इसका मतलब ही इज पुलिंग डाउन दिस मच, वो इतना पुल डाउन कर रहा है। अच्छा, पुल डाउन का एक और मतलब होता है कि आप किसी को क्या कर रहे हो, आप किसी चीज को तबाह कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बिल्डिंग को पुल डाउन कर दिया गया, इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। पुल इन, व्हीकल पार्क कर देना। तो मार्क ने बहुत अच्छे से व्हीकल पार्क, बहुत जल्दी पार्किंग कर दी जिसकी वजह से वो वॉल में टकरा गया। तो पुल इन इज पार्किंग करना। पुल आउट का मतलब क्या? जाएगी। तो ट्रेन, गाड़ी जो है 8 बजे रहेगी तो पुल आउट करेगी, पुल आउट मीन्स वहां से जाएगी। वे सारे के सारे पुल वाले फ्रेजल वर्ब्स थे। आ जाते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। आज हम मरने वाले ईडियम्स करने वाले हैं। किक द बकेट, टू डाई, क्या बोलते हैं? पास अवे। बाइट द डस्ट, टू डाई, स्पेशली इन अ वायलेंट मैनर। बाइट द डस्ट तब यूज करते हैं जब कोई वॉर हो रही होती है, कोई लड़ाई हो रही होती है, उसमें आप मर जाते हो। मीट वंस मेकर, भगवान को प्यारे हो गए हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मीट वंस मेकर। गिव अप द घोस्ट, बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे, उसके बाद अब भूत बाहर निकल गया, मतलब आप मर गए। टेक द लास्ट राइड, मतलब अब अंतिम, क्या बोल सकते हैं? अंतिम यात्रा है, मतलब द पर्सन हैज डाइड। पुश अप द डेजीज का मीनिंग क्या था? आप, नहीं आप क्यों, कोई भी जो पर्सन है वो डाइड है और बरीड है। पुश अप द डेजीज। चलिए, ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। आज का आर्टिकल इंटरेस्टिंग भी है और दर्द देने वाला भी है, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 7,000 बच्चे सेशन देख रहे हैं। जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन, तुरंत की तुरंत, विदाउट अ गैप। अच्छा, एक चीज और सभी को पता है, आज से नया परफेक्शन बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जितने बच्चों को भी कंप्लीट इंग्लिश मुझसे पढ़नी है वो आज से ज्वाइन कर सकते हैं। आज क्लास आपकी 11 बजे होगी यूट्यूब चैनल पे। एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपको परफेक्शन 6.0 में अपलोड की गई है, सबसे पहले आपको उस क्लास को देखना है। लेकिन तो परफेक्शन 6.0 के अंदर आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लास मिलेगी, सबसे पहले उस क्लास को देखना है और फिर आज वाली क्लास में 11 बजे से लाइव आना स्टार्ट करना है। 60% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जितने बच्चों ने अभी तक बैच नहीं लिया है वो आज के आज ज्वाइन कर लेंगे और आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर। स्कोर बोर्ड, मार्क्स की हम बात करने वाले हैं। सीबीएसई पे अब विश्वसनीयता को लेके हम बात करेंगे। सीबीएसई पे अब विश्वसनीयता है या नहीं। इसके एग्जामिनेशन में जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, रिफॉर्म्स मीन्स जो चेंजेस आ रहे हैं। चलिए, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड एवरीवन।
पढ़ लिया सभी ने? इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है इज अंडर सीवियर स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है। नीट फियास्को के बारे में सभी को पता है। फियास्को का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई कि नीट का पेपर लीक हो गया, फिर री एग्जाम होने की बातें हुई, बच्चे बहुत परेशान है, कॉकरोच जनता पार्टी भी बन गई उसकी वजह से, है ना, जहाँ पे लोगों ने अपने दर्द दुखों को बताया, उससे रेजोनेट किया। तो जो नीट फियास्को, जिसकी वजह से इमेंस इमेंस मीन्स ह्यूज, बहुत ज्यादा सफरिंग हुई, बहुत ज्यादा पेन हुआ, लगभग लगभग 22 लाख बच्चों को इसने एक्सपोज किया, ये सामने लेके आया कि कितने ज्यादा डीप स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। फ्लॉज मीन्स कितनी ज्यादा गड़बड़े हैं। फ्लॉज का मतलब ऐसे क्या होता है? मिस्टेक्स, या कितनी ज्यादा कमियां हैं। कमियों का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है लैक्यूने। लैक्यूने का मतलब क्या होता है? कमियां। तो कितनी कमियां हैं, कितने फ्लॉज हैं विद इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए जो है, जो नीट एग्जाम करवाता है, उसमें कितनी कमियां हैं वो सामने आई। वेयर वन पार्ट, इसका एक हिस्सा कंडक्ट करता है जेई एग्जाम को। तो जेई एग्जाम भी कंडक्ट किया जाता है सीमलेसली। सीमलेसली मीन स्मूथली। तो जेई एग्जाम जो है, आईआईटी जेई को लेके कभी इतना नहीं सुनने में आया। तो आईआईटी जेई एग्जाम तो इतना स्मूथली हो जाता है, लेकिन जो उसका दूसरा हिस्सा है वो लगता है कि एकदम क्लूलेस है, उसको आता ही नहीं है, एंड कंप्लीटली आउट ऑफ इट्स डेप्थ, और अपनी डेप्थ के बिल्कुल बाहर है, मतलब बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है उसको, या बिल्कुल ही बहुत गंदा परफॉर्म करता है जब वो दूसरा एग्जाम करता है, जो कि बहुत ही हाई स्टेक्स एग्जाम है। हाई स्टेक्स एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत लोगों की रिस्क है। हाई स्टेक्स का मतलब जो बहुत ही एक तरीके से रिस्की है। रिस्की वर्ड नहीं बोलेंगे यहाँ पे बोलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है, सीबीएसई जो है, उसने बहुत चिंता पैदा कर दी है। टू, किनको? और नुकसान भी पहुंचाया है बहुत अच्छे खासे पोर्शन को, सम 18 ऑफ सम 18 लाख स्टूडेंट्स। तो अब सीबीएसई ने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी है। सीबीएसई ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी है? वो बच्चे जिनका क्लास 12th का एग्जाम हुआ है इस साल, और जिनकी आंसर स्क्रिप्ट्स को चेक किया गया, इवेलुएट किया गया, मतलब चेक किया गया किसके थ्रू? ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो ओएसएम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उनकी आंसर स्क्रिप्ट्स को चेक किया गया 18 लाख बच्चों की पहली बार। अब उनके लिए सीबीएसई ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है सीबीएसई ने इस बार? ऐसा लग रहा था कि ट्रेनिंग दी ही नहीं गई, लिटिल मीन्स ना के बराबर, ना के बराबर ट्रेनिंग दी गई थी टू द स्टाफ, उन लोगों को जो आंसर शीट्स को स्कैन कर रहे थे। तो आंसर शीट्स जब वो स्कैन कर रहे थे कंप्यूटर में डालने के लिए, तो उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं थी, एंड दैट नो एसओपी, और कोई एसओपी ही नहीं था। एसओपी का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं बनाया उन्होंने। एसओपी का मतलब क्या होता है? सिस्टम के लिए जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि उनको किस तरीके से काम करना है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बनाया, ऐसा कोई स्टेप्स ही नहीं बनाए, वर इन प्लेस, वो जगह पे थे ही नहीं। आफ्टर कंसल्टेशंस विद एक्सपर्ट से कंसल्टेशंस के बाद, येट फिर भी सम 1 करोड़ सेट्स, 1 करोड़ सेट्स जो है आंसर पेपर्स के, उनको स्कैन कर दिया गया रिकॉर्ड टाइम में। रिकॉर्ड टाइम का मतलब क्या है? इतने टाइम में आज तक कभी नहीं किया गया, इतने टाइम में इतने सारे पेपर्स को स्कैन कर दिया। तो बेसिकली हुआ क्या? कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया ही नहीं गया, कोई सिस्टम बनाया ही नहीं गया, कोई ट्रेनिंग दी ही नहीं गई, और लोगों को बोल दिया गया कि आप क्या करो, बच्चों के पेपर को स्कैन करके कंप्यूटर पे डालो। अब उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको कोई सिस्टम नहीं फॉलो करवाया गया, कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो करवाया गया, लेकिन फिर भी लोगों ने स्कैन कर दिए पेपर्स। तो समझ पा रहे हो कि कितनी गड़बड़ें हुई होंगी। तो ऑथर ने पहले नीट एग्जाम की जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके बारे में बोला, फिर उसके बाद सीबीएसई के बारे में बोला कि सीबीएसई ने कितनी गड़बड़ करी है इस बार। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? इवैल्यूएटर्स वर नॉट रियली पुट थ्रू। इवैल्यूएटर्स को एक्सपीरियंस ही नहीं करवाया गया था। मतलब पहले आप कोई चीज करते हो तो पहले उसकी टेस्टिंग करते हो ना। पुट थ्रू का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस करवाना। तो उन लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं करवाया गया कि इतनी स्पीड पे आपको स्कैन करना होगा पेपर। उनको प्रैक्टिस ही नहीं करवाई गई पहले। नॉट प्रेप्ड फुली। प्रेप्ड का मतलब क्या? प्रिपेयर। उनको तैयारी नहीं किया गया था नए इंटरफेस के लिए। तो जो नया सॉफ्टवेयर था, उनको किस तरीके से स्कैन करना है, किस तरीके से पेपर कंप्यूटर में जाएगा, उनको तैयारी ही नहीं करवाई गई, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं करवाया गया। नॉर देयर स्क्रीन फटीग। अब वो स्क्रीन पे इतने सारे पेपर्स अपलोड करेंगे तो उनको थकावट भी होगी। इवैल्यूएटेड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन स्कोरिंग। और ना ही उनका जो स्क्रीन फटीग है कि उनको कितनी थकावट हो रही है, वो सारी शीट स्कैन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको आता ही नहीं है। बच्चे ने तो 10 शीट्स पे अपना पूरा पेपर डाला हो, उस इवैल्यूएटर ने थकान के चक्कर में 5 शीट्स ही डाली हो, बाकी 5 डालना ही भूल गया हो, या उसने डाली ही ना हो, वो अगले वाली पे आ गया हो, डायरेक्ट अगले बच्चे पे आ गया हो। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे के स्कोर पे, उस चीज को चेक ही नहीं किया गया। आइडली मीन्स परफेक्ट सिचुएशन क्या होती? फैटिग मीन्स थकावट, टायर्डनेस। परफेक्ट सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी? परफेक्ट सिचुएशन में क्या था कि ये जो आपने पूरा का पूरा ओएसएम बनाया था, ये जो आपने पूरा का पूरा मॉडल बनाया था कि आप बच्चों की शीट्स को ऑनलाइन चेक करवाओगे, पहले आप इसको टेस्ट तो करते। तो परफेक्ट चीज ये होनी चाहिए थी कि आपको इसको टेस्ट करना चाहिए था थोड़ी सी आंसर शीट्स पे। सबसेट मीन्स थोड़ा सा सेट बनाते आंसर शीट्स का, उसको पहले टेस्ट करते। इन पैरेलल विद मीन्स टुगेदर, साथ के साथ आप रेगुलर मोड करते। आप जैसे अभी तक इवैल्यूएशन होता आया है बच्चों की शीट्स का, वैसे ही होना चाहिए था। थोड़ी सी को ऐसे कर लेते, बाकी को पुराने तरीके से करते। फिर ये आइडेंटिफाई करते कि क्या कोई बड़ा चेंज तो नहीं आया। स्टैटिस्टिकली मीन्स डेटा वाइज, सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज, डेविएशन मीन्स डिफरेंस। या कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं आ रहा स्कोर में दोनों मेथड्स में। तो अब दोनों मेथड्स को ट्राई करते कि एक आंसर शीट कोई टीचर चेक कर रहा है खुद से और एक आंसर शीट कंप्यूटर पे चेक हो रही है, तो वो दोनों के मार्क्स में कोई डिफरेंस तो नहीं है। पहले आपको टेस्टिंग करनी चाहिए थी चीजों की। दिस वुड हैव बोर्न आउट मीन्स प्रूव्ड। ये बात प्रूव कर देती कि क्या वो सिस्टम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड भी है। किसके लिए? कि उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि हम एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं, अब आंसर शीट्स ऑनलाइन चेक होंगी। तो आप प्रूफ तो करो पहले कि वो सिस्टम तैयार भी है या नहीं, और करेक्टिव मेजर्स भी ले पाते। आपने टेस्टिंग की होती, आपको कुछ कमियां मिलती तो आप ठीक भी कर पाते उसको। लेकिन आपने क्या किया? फुल स्केल अडॉप्शन कर दिया, पहले ही लेवल पे सारे बच्चों की मार्कशीट्स वहीं पे उसी से चेक कर ली। ऐसा दिखता है कि नन ऑफ दिस वाज डन, कोई भी टेस्टिंग नहीं की गई थी। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये आया कि बच्चों के मार्क्स बहुत खराब, अ क्लियर रिडक्शन इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। बच्चों की परफॉर्मेंस खराब हुई, विच वॉज टू सिग्निफिकेंट। और वो इतनी ज्यादा खराब हुई है कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि कोइंसिडेंस है, बच्चे अच्छे से पढ़े ही नहीं होंगे, कोइंसिडेंस हो गया ये। नहीं, कोइंसिडेंस नहीं था भाई। इतनी ज्यादा बच्चों की परफॉर्मेंस खराब हुई है कि वो इतनी सिग्निफिकेंट है कि आप उसको कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते कि बाई चांस उस बच्चे ने अच्छा पढ़ा ही नहीं होगा। नहीं, जब बच्चों को अपनी स्कैन्ड आंसर स्क्रिप्ट्स मिली तो उनके जो डर थे वो एकदम साबित हो गए, वैलिडेट हो गए, मतलब प्रूव हो गए। बहुत रिपोर्ट्स आई, वाइड स्प्रेड मीन्स कॉमन। इतनी सारी रिपोर्ट्स आई कि बच्चों की मिसमैच्ड स्क्रिप्ट थी। बच्चे ने लिखा कुछ और था, बच्चे का पेपर कोई और था, अपलोड कोई और पेपर हो गया था। अनइवैल्यूएटेड सप्लीमेंट्री शीट्स, बच्चों ने एक्स्ट्रा शीट्स ली थी, उनको तो डाला ही नहीं गया कंप्यूटर पे, वो तो चेक ही नहीं हुई। एंड अनक्लियर स्कैन्स, बच्चे ने जो पेपर लिखा था वो कंप्यूटर में जब डाला गया तो ब्लर था, कंप्यूटर पढ़ ही नहीं पाया उसको, और ये भर गई सोशल मीडिया पे। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई। वाइल मेनी स्टूडेंट्स, और बहुत सारे बच्चों ने तो कंप्लेन ये तक की है कि हमारी कॉपी तो स्कैन ही नहीं हुई, शायद क्योंकि हमको मिली ही नहीं, हमारी स्कैन कॉपीज हमको मिली ही नहीं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हुई। क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई? कि हमारी आंसर शीट कोई और थी, स्कैन कुछ और हो गया, मार्क्स किसी और के हमें मिल गए।
हमारे मार्क्स तो हमको मिले ही नहीं। हमने सप्लीमेंट्री शीट्स ली थी, एक्स्ट्रा आंसर्स एक्स्ट्रा शीट्स पे लिखे थे, वो शीट्स तो हमारी स्कैन ही नहीं हुई। हमारी जिस टीचर ने स्कैन करी उसका कैमरा अच्छा नहीं था या उसने अच्छे से नहीं करी, अनक्लियर थी, ब्लर हो गई शीट, तो कंप्यूटर पढ़ ही नहीं पाएगा, उसके मार्क्स ही नहीं मिले। तो इतनी गंदी परफॉर्मेंस जो हुई बच्चों की वो सामने आई जब बच्चों को अपनी स्कैन आंसर स्क्रिप्ट्स मिली। समझ आ रहा है सभी को? चलो आगे पढ़ेंगे। चलो अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, टू टैम्प डाउन एंगर, टैम्प डाउन मीन्स रिड्यूस, गुस्सा कम करने के लिए सीबीएसई ने क्या बोला, कोई बात नहीं मैं ना तुम्हारी फीस कम कर देता हूं। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे पेपर दोबारा चेक हो, कोई बात नहीं मैं तुम्हारी फीस कम कर देता हूँ रीइवैल्यूएशन की। तो सीबीएसई ने क्या किया, फीस कम कर दी, किस चीज की, एक्सेसिंग आंसर स्क्रिप्ट्स, कि आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट्स को एक्सेस कर पाओ। एक्सेस कर पाओ का मतलब क्या है कि आप उनको देख पाओ, सी कर पाओ। एक्सेस का मतलब ऐसे क्या होता है, द राइट टू यूज। यहाँ पे मतलब क्या है कि आप उनको देख पाओ, तो आंसर स्क्रिप्ट्स देखने की फीस मैं कम कर देता हूँ। और रीवैल्यूएशन जिन बच्चों को करवाना है उन बच्चों की मैं फीस कम कर देता हूँ, सीबीएसई ने ये बोला। और ये भी वादा किया कि मैं तुमको रिफंड भी दूंगा, सीबीएसई रिफंड भी देगा अगर तुम्हारा जो रीइवैल्यूएशन हुआ और अगर वो सही पाया गया कि तुम्हारे मार्क्स गलत आए थे और तुम्हारे रीइवैल्यूएशन से मार्क्स बढ़ गए या कम हो गए या कुछ भी रीइवैल्यूएशन जस्टिफाइड हुआ तो मैं तुम्हें रिफंड भी दूंगा, सीबीएसई ने ये बोला। मोर देन 1.25 लाख स्टूडेंट्स, इतने सारे बच्चों ने अप्लाई किया कि भाई हमको एक्सेस करवाओ, हमको हमारी आंसर स्क्रिप्ट दिखाओ। तो इतने सारे बच्चों ने अप्लाई किया 4 लाख आंसर स्क्रिप्ट्स को देखने के लिए विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों के अंदर जब ये विंडो खुली। सिंस देन, तब से जो डेडलाइन है स्क्रिप्ट एक्सेस की कि आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट देख सकते हो, उसको बढ़ा दिया जा रहा है बार बार और अभी खत्म हो गई मई 25 को। सीबीएसई ने अभी तक रिवील नहीं किए हैं, रिवील मीन्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं, सामने नहीं लाया है कि इसके क्या प्लान है रीइवैल्यूएशन के, कि दोबारा से अब चेकिंग कैसे होगी। जो इस बार लग रहा है बहुत ज्यादा लोग रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, विच इज लाइकली मीन्स चांसेस इस बात के हैं। लाइकली का मतलब क्या है, चांसेस होना किसी चीज के, तो इस बात के चांसेस हैं कि इस बार बहुत ही हायर ऑर्डर होने वाला है, मतलब बहुत सारे लोग रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे प्रधान जी, उन्होंने क्या बोला है, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि जो आईआईटीज हैं अब उनको हमने इन्वॉल्व किया है कि तुम ट्रबल शूटिंग करो। ट्रबल शूटिंग मीन्स हमारे जो सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम आई है, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, उनको ठीक करो, उसके लिए आईआईटीज से लोग उन्होंने बुलाए हैं। व्हाट इज एट स्टेक, अब कौन सी चीज है जो रिस्क पर है, तो जो चीज रिस्क पर है वो क्या है, इज नॉट जस्ट द सीबीएसई क्रेडिबिलिटी, सीबीएसई की विश्वसनीयता ही नहीं है जो रिस्क पर है, बल्कि लाखों बच्चों का फ्यूचर भी रिस्क पर है। द इमीडिएट टास्क, अब जो तुरंत की तुरंत काम सीबीएसई के आगे है वो क्या है, कि सीबीएसई को क्या करवाना चाहिए, रीइवैल्यूएशन करवाना चाहिए, बच्चों की शीट्स को दोबारा चेक करवा देना चाहिए बच्चों के सेटिस्फैक्शन तक। अ लॉन्ग टर्म टास्क, अगर हम लॉन्ग टर्म टास्क की बात करें कि लंबे टाइम में उनको क्या करना चाहिए, कि उनको ऑनेस्टली समझना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम हुई, ये जो तबाही मची, इसका जड़ क्या थी, इसका रूट कॉज क्या था, और उनको सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में क्या बोला,
कि भाई तुमने गड़बड़ तो कर दी है, अब इस गड़बड़ को ठीक करो, चीजों को ठीक करो, दैट इज अ थिंग। अच्छा पता है ऑथर ने तो बड़ी प्यारी लैंग्वेज में ये आर्टिकल लिखा, इमेजिन करो व्हाट अबाउट पुअर स्टूडेंट्स, गरीब बच्चों का क्या वो बच्चे पैसे दे पाएंगे अपनी आंसर स्क्रिप्ट्स को देखने के लिए? पहले तो एक्सेस करने के लिए पैसे दो, फिर आंसर स्क्रिप्ट जब दिख जाएगी, मिल जाएगी, और सब कुछ ऑनलाइन दिखेगा, सब कुछ कंप्यूटर पे दिखेगा, इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए, फिर रीवैल्यूएशन का पैसा दो। तो चलो जिन बच्चों के पास पैसा है, जो अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, उनका तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट पुअर स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स जिनके पास एक्सेस नहीं है, जो उन्होंने पेपर भी पता नहीं कैसे कैसे करके दिए हैं, उनकी लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी कंट्री में हुई है नीट के बाद सीबीएसई की। पहले नीट की प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं आ पा रहे थे, और अब सीबीएसई की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। कौन कौन से ईडियम हैं जो बता रहे हैं ऑथर का चिंता? हाउस ऑफ कार्ड्स, ताश का घर। ताश का घर कैसा होता है? फूक मारोगे गिर जाएगा, इसका मतलब बहुत ही रिस्की चीज की है उन्होंने। ठीक है। ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, मतलब इनएक्सपीरियंस लोग ही लीड कर रहे हैं, तो ये भी सही है। जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिली, स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं मिली और वही काम कर रहे हैं, तो ये भी सही लग रहा है। रिस्की काम भी हुआ है, बहुत गलत काम भी हुआ है।
वीक सिस्टम है, वीक कह सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद हो रहे हो, कोई चीज बहुत रेयरली होती है, वेरी रेयर, तो रेयर तो नहीं है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक से हो गई, सरप्राइज, सरप्राइज भी कुछ नहीं था। वाइल्ड क्रूज चेस, बेकारी का काम कर रहे हो, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस काम कर रहे हो, तो यूजलेस तो ऑथर ने नहीं बोला था, ऑथर ने बोला चीजों को ठीक करो। स्पिल द बीन्स, किसी का सीक्रेट आपने रिवील कर दिया, उस सीक्रेट रिवील करने की भी कोई बात नहीं हुई है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली ए। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो ऑथर इवेलुएट करने के लिए यूज कर रहे हैं? सीरियसनेस क्या है, कि कितना पैसा खर्च होगा री इवेल्युएशन प्रोसीजर पे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज द ऑथर प्राइमरीली असेस द सीरियसनेस ऑफ द एग्जामिनेशन क्राइसिस, की जो प्रॉब्लम हुई है इसकी सीरियसनेस कितनी, ऑथर ने किस पैरामीटर से। अच्छा, ऑथर ने खर्चे की बात नहीं करी, ऑथर ने कहीं नहीं बोला कि बहुत फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होगा, सरकार को बहुत खर्चा करना पड़ेगा, सरकार के लिए बहुत नेगेटिव हो गया, नहीं, ऑथर ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि सरकार का जो खर्चा होगा उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे बाहर के इंस्टीट्यूशन से, ऑथर ने ऐसे भी नहीं बोला। हाँ, ऑथर ने ये बोला कि बच्चों के वेलफेयर पे इम्पैक्ट पड़ा है, फेयरनेस नहीं हुई है चीजों में, चीजें ठीक नहीं हुई है और बच्चों के वेलफेयर पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो ऑथर ने बच्चों के वेलफेयर को लेकर तो बोला है, बट कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, सरकार का क्या खर्चा हुआ है, ये सब बातें ऑथर ने नहीं करी है। तो आंसर वॉज सी, ओनली सी। नेक्स्ट, कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सीबीएसई ने फीस कम कर दी री इवैल्यूएशन और स्क्रिप्ट एक्सेस को लेके, जवाब में सही बात है, सीबीएसई ने फीस कम करी थी। एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला कि आईआईटीज को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं जिससे कि वो ट्रबल शूटिंग कर सकें। ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है? टेक्निकल इश्यूज को, प्रोसीजरल इश्यूज को ठीक कर सके। पैसेज कहता है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग से पक्का पक्का फेयरनेस इंप्रूव हो गई है, बिल्कुल ही गलत है। आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। कौन कौन से कंक्लूजन आप पैसेज से निकाल सकते हो? एजुकेशनल रिफॉर्म्स में जो रेजिस्टेंस है कि लोग नहीं चाहते कि बदलाव आए, वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चे नहीं चाहते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज। बच्चे नहीं चाहते टेक्नोलॉजी चेंज हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर इवैल्यूएटर ट्रेनिंग, जो लोग इवैल्यूएट कर रहे थे उनकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई, इसकी वजह से हो सकता है प्रॉब्लम्स आई हो, सही बात है। क्राइसिस मैनेजमेंट जो है एजुकेशनल अथॉरिटीज के द्वारा, वो रिएक्टिव हो जाता है, प्रिवेंटिव नहीं होता, वो पहले से चीजें ठीक नहीं करते, जब प्रॉब्लम हो जाती है तब आके ठीक करने की कोशिश करते हैं, सही बात है। वो लोग पहले से चीजें ठीक नहीं करते, पहले ट्रेनिंग देते तो प्रॉब्लम होती ही नहीं, बट उन्होंने पहले से चीजें ठीक नहीं करी, जब प्रॉब्लम हो गई तब कह रहे हैं कि हाँ हम ट्रबल शूटिंग कराएंगे। तो आंसर इज सी, बोथ सेकेंड एंड। ऑथर की टोन, डेमोन्स्ट्रेटिव वैकल्पिक दोनों का मतलब होता है क्रिटिकल। ऑथर ने बुराई करी है, बिल्कुल बुराई करी है भाई ऑथर ने। बेनिवोलेंट, ऑथर बहुत काइंड टोन रख रहे हैं, काइंड नहीं, ऑथर ने बुराई करी है भाई। तो आंसर इज बी, बोथ ए एंड बी। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में? स्कोर्स एवरीवन, क्या बात है, 8,000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, वंडरफुल। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, एक बार सभी लोग थम्स अप दे देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइक भी कर देंगे सेशन को। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि ग्रामर के नोट्स आप लोगों को मिलेंगे सेशन के एकदम लास्ट में, तो एक गूगल ड्राइव का लिंक आपके कमेंट्स में पिन हो जाएगा, लाइव चैट में पिन हो जाएगा, जहां से आप रोज रोज ग्रामर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली हम बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके लिए कुछ कुछ नोट्स बना रहे हैं, जिनको हम एडिटोरियल सेशन के एंड की तरफ कमेंट में पिन करते हुए चलेंगे, तो आप उनको प्लीज रोज डाउनलोड जरूर कीजिएगा। अच्छा, सभी को ये भी पता है क्लोज टेस्ट आज से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तक हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर रहे थे, अब हम क्लोज टेस्ट का क्विज किया करेंगे एडिटोरियल वाले वर्ड्स की हेल्प से, एडिटोरियल वाले पैसेज की हेल्प से, जिससे कि आपको क्लोज टेस्ट में भी कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा रोज एक क्विज ना, इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे 4 PM पे आपको एक क्लोज टेस्ट का क्विज रेगुलरली मिलेगा। तो मेक श्योर करना कि सभी लोग इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखे ना, 4 PM क्विज देना है सबको क्लोज टेस्ट का। चलो आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, जब भी दो सब्जेक्ट्स नीदर नॉर से कनेक्टेड होते हैं वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। एम्प्लॉइज प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, द नंबर ऑफ है तो वर्ब सिंगुलर आती है, सिंगुलर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एरर। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है हाईवे पे बहुत ज्यादा कम हो गए हैं इन कैमरास के और स्पीड सेंसर्स के इंस्टॉलेशन के बाद। राइस एंड करी, जब भी आप राइस एंड करी खाते हो तो दाल में चावल मिला के खाते हो, दाल में चावल मिला के खाते हो मतलब एक ही डिश है, वो अलग अलग डिश नहीं है, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। एक ही डिश है, दाल में चावल मिला रहे हो, तो ये फेवरेट मील है बहुत सारे लोगों की जो सदर्न पार्ट्स में रहते हैं, तो आंसर इज ए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमिन्स, अच्छा वन ऑफ द जब भी लगा होता है इसके आगे प्लूरल नाउन आता है, और अगर यहाँ पे हु विच या दैट लगा होता है तो वर्ब भी प्लूरल ही आता है, तो डिटरमिन्स नहीं आएगा, डिटरमाइन आएगा, एस नहीं आएगा। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को प्लीज देख लो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता है तो, बहुत इंपॉर्टेंट है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आप सभी के लिए। माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, एक ही इंसान की बात हो रही है, अगर यहाँ पे अ फिलोसोफर एंड अ गाइड लगा होता तो अलग अलग लोगों की बात हो रही होती है, अभी एक ही इंसान की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज कम टू विजिट मी आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ नियरली 10 years। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के, चलिए आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पर। उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, 8300 आज लगता है आज तक के हाईएस्ट है ये, आज भी सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, आप हर दिन एक नया रिकॉर्ड तोड़ देते हो, तो 8300। चलो एक वादा किया आप लोगों से, जिस दिन 10K वॉचिंग होंगे ना, जिस दिन 10K वॉचिंग होंगे उस दिन अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स। तो लेट्स सी कि जिस कब 10K पे हम आते हैं, तो उस दिन मतलब उस दिन शाम को, जिस दिन सुबह 10K होंगे तो बीच का टाइम मुझे चाहिए होगा सारे गिफ्ट्स प्लान करने के लिए, फिर शाम को हम एक सेशन करेंगे आपको बहुत सारे गिफ्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। चलिए आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे। अब आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा आर्टिकल आप खुद से करेंगे, अंडरस्टैंड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो बैड फेंसेस, बैड फेंसेस, फेंसेस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बाउंड्री। तो जो हमने बाउंड्री लगाई है वो क्या है, खराब है, मतलब अच्छे से हमने बाउंड्री सेट नहीं करी। मार्को रूबियो की इंडिया की विजिट की बात करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो 4 दिन के लिए आए इंडिया में। पहली बार आए हैं ये अपने ऑफिस लेने के बाद। इसका मकसद था कि रिश्ते अच्छे किए जाएं जो थोड़े से ख़राब हो गए थे। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, यूएस ने हम पे बहुत टैक्स लगा दिया है, वीज़ा कम कर दिए हैं, इमिग्रेशन कम कर दिया है, पेनल्टीज लगा दी हैं इन सारी चीज़ों पे। उसके कदम चाइना और पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती कर रहा है, बहुत ख़राब रिमार्क्स बोले डोनाल्ड ट्रंप ने अब इंडिया को लेकर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है इंडिया और यूएस के बीच में। हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने यूएस को कहीं भी क्रिटिसाइज नहीं किया है, लेकिन यूएस ने जो ईरान पे अटैक किया था, ये जो लड़ाई करी थी, इसकी वजह से इंडिया के लिए बहुत चिंताएं हो गई हैं। इसलिए उम्मीद है कि जो रूबियो जी इंडिया आए हैं इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर, इससे लग रहा है कि रिश्ते थोड़े से ठीक हो जाएंगे। मिस्टर रूबियो ने क्लियरली बोला है कि रिश्ता अच्छा है हमारा, प्रेसिडेंट ट्रंप को इंडिया बहुत पसंद है। और बार बार हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे कि एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स वो बता रहे हैं, वो इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया बहुत ही ख़राब जगह है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब हम उनसे क्वेश्चन पूछे तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मिस्टर ट्रंप को इंडिया बहुत पसंद है। कोई डाउट नहीं है कि हमने मिस्टर रूबियो को बहुत अच्छे से वेलकम किया। मोदी जी ने उनको वेलकम किया उनके अराइवल पे। हमारे जो अफेयर्स मिनिस्टर थे उन्होंने भी वीकेंड स्पेंड किया उनके साथ। संडे को मिस्टर जयशंकर ने एक मीटिंग भी अटेंड करी। रूबियो जी का बर्थडे था उस दिन। मिस्टर रूबियो ने इसको विजिट किया कोलकाता में, वो आगरा भी गए, जयपुर भी गए। फॉरेन मिनिस्टर्स ने बहुत सारे रिश्तों को लेके बात करी, लेकिन एक अग्रीमेंट के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बहुत ही कम आउटकम्स हुए। मिस्टर रूबियो ने रिफ्यूज़ कर दिया इस प्रॉब्लम को कि कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही नहीं है। यूएस एक बार इंडिया को अपना बहुत अच्छा पार्टनर समझता था, अब इंडिया की चिंताओं को वो समझ नहीं पा रहा है। मिस्टर रूबियो को बता दिया गया है कि इंडिया को क्या क्या कंसर्न्स हैं। दोनों साइड तैयार हो रही हैं कि मोदी जी और ट्रंप मिलेंगे G7 मीटिंग में जो यहाँ पे होगी। पहली बार होगा कि लीडर्स जो है फेस टू फेस आएंगे मिस्टर मोदी की 2025 की मीटिंग के बाद। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। मार्को रूबियो जी ने जो मना कर दिया कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इंडिया यूएस के बीच में, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो यूएस को लगता है कि इंडिया के जो कंसर्न्स हैं इनको लेके वो इनसिग्निफिकेंट हैं। यूएस ने इंटेंड किया, यूएस ने बोला कि हमारा रिश्ता ऊपर है पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा ये तो नहीं है। यूएस ने कोऑपरेशन को टर्मिनेट करने की कोशिश की कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। इंडिया ने टेंशन्स को बढ़ा दिया है, नहीं। तो यूएस को लगता कोई बात ही नहीं है यार, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि हमने टैरिफ लगा दिए, हमने सैंक्शन लगा दिए सिक्योरिटी को लेके, कोई चिंता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम कह रहे हैं कोई रिश्ते में खराबी है ही नहीं, इंडिया कह रहा है रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कह रहे हैं नहीं कोई खराबी है ही नहीं। इसका मतलब वो इंडिया की चिंताओं को इनसिग्निफिकेंट मान रहे हैं। आंसर इज ए। इंडिया ने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी मार्को जी को? इंडिया को लग रहा था कि इससे चाइना के अगेंस्ट एक ग्रुप बन जाएगा, नहीं। इंडिया को लगता था कि इस विजिट से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। इंडिया को प्रेशराइज करना था यूएस को, नहीं। इंडिया चाहता था कि तुरंत के तुरंत सारे सैंक्शंस हटा दिए जाए, नहीं। इंडिया को रिश्ते ठीक करने थे, इसलिए हमने इतनी इंपॉर्टेंस दी मिस्टर मार्को को। आंसर वाज बी। स्कोर्स एवरीवन। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। एवरीवन, रेटिसेंट मीन्स एकदम आप शांत हो, कहाँ गए शांत हो। हाँ। इनएक्ट, आपने किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है। एनॉमली, नॉर्मल से अलग हटके है वो चीज़। सस्टेन, वो चीज़ लगातार चल रही है। विजिलेंट, आप बहुत केयरफुल हो रहे हो। 3, 4, 2, 1 एंड 5 स्कोर्स। चले प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आते हैं। जंप ऑन टू द बैंडवेगन, जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हो। हैव बिगर फिश टू फ्राई, बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे करना है। वॉक द टॉक, जैसा बोलते हो उसको करके भी दिखाओ। ड्रॉ फर्स्ट ब्लड, मतलब आप लीड कर रहे हो सबसे पहले। टेक समथिंग इन स्ट्राइड, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं तब भी आप शांत हो। B, C, E, A एंड B। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें, है ना। एवरीवन हैज टू राइट देम, हर बच्चे को कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है स्नेहा अरोड़ा। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी? अच्छा, परफेक्शन 6.0 आपका आज से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों की एक इंट्रोडक्टरी क्लास अपलोड कर दी गई है, उस इंट्रोडक्टरी क्लास को आज के आज देख लेना और 11 बजे लाइव आ जाना परफेक्शन की क्लास में, जो कि यूट्यूब पर ही होगी।
इसकी बाकी सारी क्लासेस और पूरी ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस, सारी की सारी क्लासेस आपको येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे मिलेंगी। NB60 आपको कोड लगाना है, 60% का आप सभी को डिस्काउंट मिल जाएगा। मेक श्योर करो कि क्लासेस में रेगुलरली आओ, एक सिंगल सेशन भी मिस मत करना। अगर एडिटोरियल और परफेक्शन में दोनों में रेगुलरली आ गए 3 महीने तक भी, तो इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलरली आना पड़ेगा। एक सिंगल डे का गैप भी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। हर मंथ के स्टार्टिंग में आपको एक स्टडी प्लान मिलेगा, जो स्टडी प्लान आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो 60% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आज क्लास में आ जाना, 11 बजे आपकी क्लास होगी यूट्यूब चैनल। प्री प्लस मेंस की तैयारी होगी, कंप्लीट ग्रामर ग्रंथ मिलेगा। बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, हर टॉपिक को एडवांस लेवल तक जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, एरर डिटेक्शन, सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। मॉक टेस्ट भी मिलते हैं परफेक्शन में एवरी सैटरडे। सारी की सारी लाइव और सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, इंग्लिश के साथ क्वांट्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जी भी पढ़ना है, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करनी है। इंग्लिश वाला तो सारे एग्जाम्स के लिए होता है, बट अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें कोड आपका सफलता लगेगा, इसमें भी आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी। यस, कोई दिक्कत, कोई दुविधा? हाँ, अब मैं ड्राइव का लिंक आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ, तो यहाँ से आपको रेगुलरली ग्रामर नोट्स मिलते रहेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, 9953592800, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। अब मुझे 1 सेकेंड दो, मैं एक बार टीम को बोलती हूँ लिंक लगाने के लिए। हाँ जी, मिल गया सभी को लिंक? हाँ, तो लिंक जो है आपके लाइव कमेंट सेक्शन में पिन हो चुका है। ये लिंक आपको रेगुलरली पिन होगा, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट आपके जो रूल्स हैं, एक पेज के ही होंगे, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे। रेगुलरली आपको रूल्स इस तरीके से मिलते रहेंगे, जिससे कि आप अच्छे से रिविजन कर सको। ठीक है, चलिए तो सेशन यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। क्लोज टेस्ट ज़रूर देने आना 4 बजे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।